हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस सेक्शन का आपका नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे मैंने आपको इस ईवीएस का सिलेबस बताया था कि आपके सीटेट एग्जाम में कौन कौन सा सिलेबस दिया है, क्योंकि आपको वही पढ़ना है जो आपके सीटेट के एग्जाम में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कई बार क्या होता है, बच्चे यूपी टेट का भी या अदर स्टेट का टेट का भी सिलेबस पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन आपके सीटेट में आपको देखना है सीटेट में क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाते हैं। इसलिए जो टॉपिक आपको दिए गए वही टॉपिक आपको पढ़ना है। इसलिए आपने देखा हो कि मैंने हर वीडियो में क्या हुआ टॉपिक आपको बता के पढ़ाया कि आपको टॉपिक दिया हुआ है कि नहीं। इसी तरह सिलेबस भी आपको लगा के देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो पढ़ रहे हो आपके सिलेबस का हिस्सा है भी या नहीं। कई बार बच्चे क्या होते हैं सीटेट में रिजल्ट कम आने का मेन कारण यही होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं 2019 का जो पासिंग रिजल्ट किया था ओनली 22% गया था। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे सीटेट और अदर एग्जाम के जो स्टेट के टेट होते हैं उनमें डिफरेंस नहीं समझ पाते। दोनों का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग है, दोनों का सिलेबस काफ़ी हद तक अलग है। सीडीपी वगैरह का फिर भी काफ़ी सेम है, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग है। इसलिए हमें सीटेट का सीटेट के लेवल से पढ़ना है कि यहाँ क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, किस तरह से, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे हमारा पहला टॉपिक था परिवार ममित, इसको मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। दूसरा आपका जंतु व पौधे, भोजन व पोषण, फिर आपका था जल, फिर आश्रय, फिर यातायात। ये सारे टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट किए हैं। आपको सिर्फ इतने ही टॉपिक कंप्लीट करने, इसके बाहर आपको कोई भी चीज़ ईवीएस में नहीं पढ़नी। लेकिन इन जो टॉपिक दिए गए इनको बहुत डीपली पढ़ना है, इसलिए मैंने इनके कई कई पार्ट में आपको समझाया। जैसे किसी किसी चैप्टर को मैंने 3-3 पार्ट में आपको वीडियो दी है, ताकि जो आपको सिलेबस में दिया गया है टॉपिक इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि कई बार क्या होता है अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट हो गया तो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ आते। इसलिए मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया कि पूरा बेसिक से हाई लेवल तक का पढ़ाया है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड भी पूछा जाता है, मॉडरेट पूछा गया, तो भी आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इसलिए आप इन सारे टॉपिक को एक बार वीडियो देख लीजिए तथा इनका नोट्स जरूर बना लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम आप इजीली रिवीजन कर सकें। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण क्या अंग्रेजी भाषा के एनवायरनमेंट का हिंदी रूपांतरण है। तो आपसे पूछ सकता है अब एनवायरनमेंट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, किस शब्द से हुई। तो एनवायरनमेंट की जो उत्पत्ति हुई थी फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से हुई थी। किससे हुई थी? एनवायरनर से हुई थी। अब इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है पास पड़ोस। तो आप पूछ सकते हैं पर्यावरण, पर्यावरण की सब उत्पत्ति कैसे हुई? दो शब्दों से मिलकर हुई, परि प्लस आवरण। परि का तात्पर्य क्या होता है? चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है? हमारे चारों ओर। आवरण का मतलब क्या होता है? घेरा। तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं हमारे चारों ओर का जो भी आवरण वही तो हमारा पर्यावरण है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, ये सब क्या होता है? हमारा पर्यावरण ही तो होता है। तो हमारे चारों ओर का जैसा भी आवरण हो तो हमारा क्या है? पर्यावरण। अब आपसे कई बार पूछ सकते हैं कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। तो पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक है। पहला आपके क्या होता है? प्राकृतिक घटक। दूसरा आपका होता है मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक क्या होते हैं? जितने भी चीजें प्रकृति द्वारा आपको मिली हो, आपके कौन से घटक होंगे? प्राकृतिक घटक होंगे। अब मानव निर्मित घटक क्या होते हैं? जिन चीजों का मानव निर्माण किया। कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि संस्कृति, एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया था संस्कृति, कल्चर का जो होता है संस्कृति, संस्कृति कैसा घटक है? तो संस्कृत आपका मानव निर्मित घटक है। कैसा घटक है? मानव निर्मित। इस चीज को ध्यान रखना है। प्राकृतिक घटक के अंदर पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब आते हैं, नदी झीलें ये सब किस में आएंगे? प्राकृतिक घटक में। पहाड़ ये सब क्या है? प्रकृति के द्वारा मिले हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी, ये इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। इकोलॉजी क्या होता है? इसको ओक्यस प्लस लॉजी से मिलकर बना हुआ है। तो आपसे कई बार पूछ सकते हैं ओक्यस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वासस्थान। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो अगर हम सरल शब्दों में पारिस्थितिकी की परिभाषा पढ़ना चाहेंगे तो निकेत व पर्यावास के मध्य अध्ययन को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। तो आपको पता होना चाहिए निकेत क्या होता है। निकेत क्या होता है? किसी जीव के वास स्थान की जो कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब कई बार क्या होता है कि किसी भी जीव का वास स्थान का मतलब क्या होता है? वह स्थान जहाँ पे वो निवास करता है। उस व्यक्ति का निवास स्थान तो एक हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या होगा, उसका जो होगा अंतर हो सकता है, उसकी कार्यात्मक इकाई अलग अलग हो सकती है। जिससे क्या होता है, मान लीजिए एक गुफा है, उस गुफा में शेर भी रहता है
तथा वैसी गुफा में क्या रहता है, वही बगल में भेड़िया भी रहता है। तो दोनों का वासस्थान तो एक ही है, दोनों जंगल में रह रहे और वो गुफा में रह रहे, लेकिन फिर भी क्या दोनों की कार्यात्मक इकाई अलग है, उनकी कार्य करने की क्षमता अलग है, उनके भोजन ग्रहण करने की क्षमता अलग है, मतलब उनकी कार्य करने की क्षमता अलग है, तो ऊर्जा भी अलग अलग हो सकती होती है। तो ये क्या होता है, निकेत। और पर्यावरण, पर्यावास क्या होता है, पर्यावरण में स्थित उनका आवास, क्योंकि जो पर्यावरण है दोनों का सेम है, आवास भी दोनों का सेम है, लेकिन क्या उनकी कार्य क्षमता अलग है। इसी सब का अध्ययन किस में करते हैं, पारिस्थितिकी में करते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि निकेत और पर्यावास के मध्य अध्ययन किस में करते हैं, तो किस में करते हैं, पारिस्थितिकी में। निकेत क्या होता है, किसी भी जीव की कार्यात्मक इकाई होती है, और पर्यावास क्या होता है, किसी भी जीव का वासस्थान, वह स्थान जहाँ पे वो निवास करता है। अब आपसे पूछ सकते हैं पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टांसले ने। इस चीज को याद रखना, कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टांसले ने। अब चलिए हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, जैविक तथा अजैविक घटक के मध्य पारस्परिक अंतःक्रिया का अध्ययन किसमें करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम में। जैसे क्या होता है, इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं, जैविक घटक तथा अजैविक घटक। जैविक घटक तथा अजैविक घटक के भाग किसके भाग हैं, अगर कहीं भी पूछता है तो प्राकृतिक तंत्र के। जैसे आपने ऊपर पढ़ा था प्राकृतिक तथा मानव निर्मित घटक। तो प्राकृतिक घटक के दो भाग हो जाते हैं, एक होता है आपका जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। तो जैविक घटक तथा अजैविक घटक के अगर हम पारस्परिक अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे क्या होता है, हमारे मनुष्य के आसपास बहुत सारी चीजें क्या होती है, जैविक होती हैं, और बहुत सारी चीजें क्या होती है, अजैविक होती है, लेकिन इन दोनों के सहयोग से तो अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे बहुत सारी निर्जीव चीजें होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं अजैविक घटक के अंदर, बहुत सारे जैविक होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। इन दोनों की परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा तो मनुष्य निवास कर सकते हैं, और इसी सब का अगर आपको अध्ययन करना है तो क्या कहलाएगा, वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। अब आपसे पूछ सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्यतः दो घटक होते हैं, जैविक घटक तथा अजैविक घटक। अब इसके बाद कई बार आपसे जैविक घटक के पार्ट पूछ सकते हैं या अजैविक घटक के पार्ट पूछ सकते हैं। चलिए हम पहले पढ़ते हैं, जैविक घटक के तीन भाग होते हैं मुख्यतः, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। उत्पादक किससे कहते हैं, उत्पादक जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। अब आप बताइए, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कौन कर लेता है, पेड़ पौधे। पादप, पादप जो भी पादप क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेगा, वो क्या करेगा, अपने भोजन का निर्माण कर लेगा। अब आप सोचेंगे मैम हम भी अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करते थे, भोजन को सिर्फ पका लेते हैं, निर्माण नहीं कर पाते। निर्माण कौन करता है, पेड़ पौधे। जैसे हमें अनाज, अनाज कौन देता है, पेड़ पौधे देता है। दाल, दाल कौन देता है, पेड़ पौधे देता है। ऑयल, ऑयल क्योंकि हमें सरसों तिलहन वगैरह से मिलता है, तो कौन देता है, पेड़ पौधे देते हैं। हम सिर्फ उस भोजन को मॉडिफाई कर लेते हैं, जबकि हमें भोजन देता है कौन है, पेड़ पौधे। सब्जियां में कौन देता है, पेड़ पौधे। इसलिए क्या होता है, उत्पादक उसको कहते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। जैसे समस्त पेड़ पौधे ये क्या कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। फिर उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या होता है, जो भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है, भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। अब उपभोक्ता आपके तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा आपको होता है द्वितीयक उपभोक्ता, फिर आपको होता है तृतीयक उपभोक्ता। तो आपसे कई बार उपभोक्ता के टाइप पूछ सकते हैं, तो कितने होते हैं, तीन प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक। अब अपघटक क्या होते हैं, अपघटक के अंतर्गत जीवाणु, कलवक आदि सम्मिलित है, अर्थात वो क्या होते हैं, जो सड़े, जो मृत जीव जंतुओं को अपघटक कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, किसी रोड के किनारे पे आप किसी जानवर को देख लें, उसकी मृत्यु हो जाए, पड़ा हो, आप काफी दिन तक देखते रहे, धीरे धीरे क्या होगा, उसकी अपने आप स्वतः वहां से नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, उसमें अपघटक उसका अपघटन कर देते हैं। तो आपसे आप पूछ सकते हैं अजैविक घटक के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो अजैविक घटक के भी मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं। जैसे आप जैविक घटक के मैंने आपको तीन पार्ट बताए, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ऐसे अजैविक घटक के भी तीन पार्ट होते हैं। पहला आपका भौतिक कारक, दूसरा कार्बनिक पदार्थ, फिर अकार्बनिक पदार्थ। भौतिक कारक में क्या होता है, जो ताप है, दाब है, प्रकाश है, ये हमारे वातावरण में तो उपस्थित रहते हैं, हमारे पर्यावरण में। तो पर्यावरण में हमारा ताप जो होता है हम पर प्रभाव डालता है, दाब भी डालता है, प्रकाश, ये सब प्रभाव डालते हैं ना, ये तो अब हमारे पार्ट हुए, और ये सब हमारे जीवन को प्रभावित भी करते हैं। तो कई बार आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि ताप कौन सा कारक है, दाब कौन सा कारक है, तो ये सब कौन से है, भौतिक कारक। फिर होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ।
कि कौन से पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ, ये सबके भी हमारे शरीर में उपस्थिति होती है। इसके बाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 आदि जल है, ये सब आपके क्या अकार्बनिक पदार्थ हैं। अब हम पढ़ते हैं खाद्य श्रृंखला क्या होती है, फूड चेन। परितंत्र के समस्त जीवों में ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित क्रम में बढ़ना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे क्या होता है, जितने भी परितंत्र जीव, उन्हें जीवन जीने के लिए क्या भोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें ऊर्जा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि समस्त जीवों में ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित क्रम में बढ़ना, ऊर्जा का प्रवाह जो हो रहा है एक निश्चित क्रम में, इसे हम क्या बोलेंगे, खाद्य श्रृंखला। तो कई बार आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एक दिशी, दो दिशी, बहुदिशी। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का, खाद्य ऊर्जा में जो होता है प्रवाह एक दिशी होता है खाद्य श्रृंखला में। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशी होता है। और 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था, लिंडमैन ने। लिंडमैन ने बताया कि जब ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है तो मात्र 10% ही ऊर्जा जाती है, बाकी के 90% ऊर्जा का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। जैसे क्या होता है कि पहले क्या होती है, घास होती है, ठीक है, घास को किसने खाया, बकरी ने खाया। तो घास से जो ऊर्जा मिली किस बकरी को कितनी मिली, 10% मिली, 90% का ह्रास हो गया। फिर बकरी को मान लीजिए भेड़िया ने खा लिया, तो भेड़िया से उसको कितनी मिली, 10% मिली। और भेड़िए को फिर शेर ने खा लिया, तो शेर को कितनी मिली, 10% ऊर्जा मिली। तो यही क्या होता है, लिंडमैन ने दिया था 10% ऊर्जा ह्रास का नियम। तो आपसे पूछ सकता है 10% ऊर्जा ह्रास का नियम किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। अब एक बार आपसे पूछा जा चुका, परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो आपके परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य है, इस चीज को याद रखना। और खाद्य श्रृंखलाओं का समूह एक क्या होता है, खाद्य जाल कहलाता है। जबकि खाद्य श्रृंखला का समूह क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि खाद्य श्रृंखलाओं के समूह क्या कहते हैं, खाद्य जाल। और खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण बहुदिशी होता है। इस पॉइंट को याद रखना, ये इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा, बहुदिशी होगा, जबकि खाद्य श्रृंखला में एक दिशी होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम पढ़ लेते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ सम्मेलन आपके NCERT में दिए हुए हैं। जो पर्यावरण के, जो इतना इस टाइम पर पर्यावरण हो रहा था, मतलब नष्ट हो रहा है, उसके संरक्षण संबंधित कुछ भारत में कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुए जो आपके NCERT में उल्लेख है। तो आप चलिए पढ़ लेते हैं। पहला आपका सम्मेलन कौन सा हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, अगर आपसे पूछता है तो ये कब हुआ था, 1972 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम में हुआ था। और ये पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। तो आपसे पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्या था, इसमें विश्व के अधिकतर सभी देश मिलकर आए थे। और इस सम्मेलन का नारा क्या था, एक ही पृथ्वी। उन्होंने कहा कि भले हम देश अलग है लेकिन पृथ्वी तो सबकी एक ही, यही उनका नारा भी था, एक ही पृथ्वी। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन की थीम क्या थी, उनका नारा क्या था, एक ही पृथ्वी। और 1972 में इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस। ये निर्णय कब लिया गया, तो 1972 में, लेकिन 1973 में पहली बार मनाया गया था। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो 1973 में। कब मनाया गया था, 1973 में। चलिए अब हम अगला सम्मेलन पढ़ते हैं, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो यह सम्मेलन 1992 में हुआ था। इस सम्मेलन में क्या था, पर्यावरण और विकास के केंद्र में रखे एजेंडा 21 जारी किया था। एजेंडा 21 में क्या था, 21 सूत्र थे जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे। और कब जारी किया गया था, तो 1992 में। और किस सम्मेलन में एजेंडा 21 जारी किया गया था, अगर आपसे पूछते तो किस सम्मेलन में, पृथ्वी सम्मेलन में। चलिए हम पढ़ते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि भारत में पर्यावरण संरक्षण संबंधित कुछ कदम उठाए गए थे। जैसे भारत ने 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था, 1986 में। और पर्यावरण संरक्षण 96 जो में अधिनियम होता है, जिसमें क्या लागू हुआ था, इसमें जो हुआ था 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की जो घोषणाएं थी उनको प्रतिबद्धता के साथ लागू किया था, किसमें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू, 1986 में। और इसमें किन योजनाओं को लागू किया गया, तो जो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में जो घोषणाएं हुई थी उन्हें प्रतिबद्धता के साथ लागू किया गया था। कुछ प्रमुख आंदोलन हुए थे जो आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं।
पहला आपका था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसमें क्या था कि पेड़ों की रक्षा के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भागीदारी ली थी। और दूसरा आपका आंदोलन था अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो 1993 में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। और अपिक्को आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पांडुरंग हेगड़े ने किया था। किसने किया था? पांडुरंग हेगड़े ने किया था। हेगड़े ने किया था। अब पर्यावरण संबंधी पुरस्कार जो आपसे दिए जाते हैं तो कई बार पूछ सकते हैं। पहला आपका पुरस्कार कौन सा? इंदिरा गांधी पुरस्कार। इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। यह किसको दिया? यह किसी संगठन या व्यक्तिगत स्तर पर भी दिया जाता है। किस लिए? जब आप पर्यावरण के क्षेत्र में कोई व्यक्ति अतुलनीय योगदान करता है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? इंदिरा गांधी पुरस्कार। ये किसी संगठन को भी दिया जा सकता है तथा किसी को व्यक्तिगत स्तर पर भी दिया जा सकता है। और अगला आपका पुरस्कार कौन सा? राजीव गांधी पुरस्कार। राजीव गांधी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ तो 1993 में प्रारंभ हुआ। यह किसको दिया जाता है? सिर्फ औद्योगिक संस्थान को दिया जाता है। उस औद्योगिक संस्थान को दिया जाता है जिसने क्या हुआ अपने इंडस्ट्री में क्या हुआ पर्यावरण संरक्षण संबंधी विशेष योजनाएं लागू, उसको दिया जाता है। कौन सा? राजीव गांधी पुरस्कार। यही तो ना आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछे जाते। इस तरह से आज से हमने ईवीएस की थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट कर ली। इन सारे वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इनके नोट्स जरूर बना लीजिए तथा रेगुलरली रिविजन भी करते रहिए। इसके अतिरिक्त हमारे चैनल में सीडीपी की भी क्लासेस चल रही हैं। हिंदी पेडोलॉजी क्लासेस आप सबसे देखी होंगी तो आपको पता होगा कंप्लीट हो चुकी हैं। मैथ पेडोलॉजी की भी क्लास चल रही हैं और हम बहुत ईवीएस पेडोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे चैनल पे सीटेट के लिए साइंस की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही थी। सारे क्लासों को आप देखते रहिए तथा नोट्स जरूर बनाते रहिए और इनके रेगुलरली रिवीजन करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।